2014 के बाद हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के खिलाफ आए हेट क्राइम में उफान की वजह क्या है? अपने धार्मिक जुलूस में एक मुसलमान की घर की छत पर चढ़कर उसका झंडा फाड़ने की ताकत उन्हें कौन दे रहा है? संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक मुसलमान प्रतिनिधियों के खिलाफ जहर उगलने की हिम्मत उन्हें कहां से आ रही है? 1 लाख से ज्यादा स्कूल जहां छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई के लिए जुनून और जहर भरा जाता है और आदिवासियों को उनकी अपनी संस्कृति से हटकर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा सिखाई जाती है। ये रैलियां, ये दोस्तों, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से एक ही मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर हमें धर्म के नाम पे लड़वाना और आतंकवाद करना। दोस्तों, आखिर इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है जो हमें लड़वाया जाता है? 2014 के बाद हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के खिलाफ आए हेट क्राइम में उफान की वजह क्या है? अपने धार्मिक जुलूस में एक मुसलमान की घर की छत पर चढ़कर उसका झंडा फाड़ने की ताकत उन्हें कौन दे रहा है? संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक मुसलमान प्रतिनिधियों के खिलाफ जहर उगलने की हिम्मत उन्हें कहां से आ रही है? 1 लाख से ज्यादा स्कूल जहां छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई के लिए जुनून और जहर भरा जाता है और आदिवासियों को उनकी अपनी संस्कृति से हटकर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा सिखाई जाती है। ये रैलियां, ये जुलूस, ये पार्टियां, ये स्टूडियो में बैठे किराए के पत्रकार और आरएसएस की 57,000 शाखाएं जिनमें 40 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हैं। इतने बड़े तंत्र को चलाने के लिए चाहिए होता है मोटा तगड़ा पैसा, और इस बेहिसाब पैसे का पर्दाफाश किया है हाल ही में आई द पोलिस प्रोजेक्ट ट्रांसनेशनल फंडिंग इन हिंदुत्व सुपरमेसिस्ट मूवमेंट की एक रिपोर्ट ने कि हिंदू राष्ट्रवाद का विस्फोट कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे है कॉर्पोरेट दुनिया का एक अंधेरा कोना जहां अरबों रुपए बिना किसी पहचान के एक राजनीतिक मशीनरी में झोंके जा रहे हैं। हिंदुत्व की ताकत सड़कों पर नारों से नहीं बनती, ये खड़ी की गई है 3 मजबूत पिलर्स पे: अपारदर्शी कॉर्पोरेट फंड, कानूनी बदलाव और इंटरनेशनल फंडिंग। हिंदुत्व की ये फंडिंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा तक फैल चुकी है। इन पैसों से बनते हैं राजनीतिक दल, चलते हैं प्रचार अभियान और बढ़ते हैं अल्पसंख्यकों पर जुल्म, नफरत और अत्याचार। साल 1923 जब सावरकर ने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इस किताब ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की सोच को जन्म दिया, एक ऐसी सोच जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं। फिर साल 1925 में इस विचारधारा को एक संस्थागत रूप मिला, आरएसएस। और अब आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री नेटवर्क बन गया है, जिसके पास 57,000 से अधिक शाखाएं हैं और लगभग 40 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं। आरएसएस ने अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी के माध्यम से इस हिंदुत्ववादी सोच को मुख्य धारा में लाने का काम किया। नरेंद्र मोदी आरएसएस में एक बाल स्वयंसेवक के रूप में जुड़े। उस समय नरेंद्र मोदी की उम्र करीब 8 साल थी और 1970 का दशक आते आते जब नरेंद्र मोदी तकरीबन 20 साल के हो चुके थे, तब संघ में उन्हें प्रचारक बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और राजनीतिक क्षमता के बल पर नरेंद्र मोदी ने संघ में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1980 के दशक में जब बीजेपी का गठन हुआ तो संघ ने उन्हें अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी में भेज दिया। उन्हें पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया और साथ ही गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आते गए। फिर आता है साल 2001। इस साल गुजरात के भुज शहर को भूकंप ने तहस नहस कर दिया। उस समय गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। उस भूकंप में हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकार भूकंप के बाद लोगों को राहत पहुंचाने में असफल रही। नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ने सत्ता में परिवर्तन कर दिया। केशुभाई पटेल को खराब स्वास्थ्य के हवाला देकर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और नए मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस भूमिका के लिए पहले से ही तैयार थे। इन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन कुछ ही महीनों बाद गुजरात की राजनीति एक ऐसा मोड़ ले लेती है जो इनकी छवि को पूरी तरह बदल के रख देती है। फरवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में एक भयानक सुनियोजित मुस्लिम विरोधी दंगा भड़क उठा। 3 दिनों तक राज्य जलता रहा, हजारों मुसलमान मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, घर घर को आग के हवाले कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। ब्रिटिश सरकार की एक जांच रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी को इस हिंसा के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने न केवल हिंसा को रोकने में लापरवाही बरती, बल्कि कई बार ये आरोप लगे कि उनकी सरकार ने दंगाइयों को खुली छूट दे दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स और स्वतंत्र जांचों ने दावा किया कि पुलिस को जानबूझकर दूर रखा गया। हिंदुत्ववादी संगठनों को अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करने की छूट दी गई। इस हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी की छवि में एक स्पष्ट विभाजन हुआ, जहां एक तरफ उनके समर्थक उन्हें हिंदू गौरव का प्रतीक मानने लगे, जबकि आलोचकों ने उन्हें दंगों के जिम्मेदार के रूप में देखा। इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इन पर वीजा बैन लगा दिया और उन्हें दुनिया में एक अलग थलग नेता की तरह देखा जाने लगा। लेकिन मोदी ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी छवि को सुधारने के लिए एक नया रास्ता चुना, भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों से गठजोड़। साल 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट किया, एक ऐसा मंच जो सिर्फ निवेश लाने के लिए नहीं था,
बल्कि मोदी की एक नई छवि गढ़ने के लिए तैयार किया गया। ये समिट मोदी को एक प्रो बिजनेसमैन नेता के रूप में पेश करने का माध्यम बना, लेकिन साथ ही इसके पीछे उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पहचान भी बरकरार रही। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और रुइया समूह जैसे कॉर्पोरेट्स दिग्गजों का समर्थन पाकर मोदी ने अपने हिंदुत्व चरमपंथी अतीत से ध्यान हटाकर आर्थिक विकास की ओर मोड़ दिया। इस दौरान गौतम अडानी की संपत्ति में 100 गुना इजाफा देखने को मिला। साल 2002 से 2014 तक अडानी की संपत्ति 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। जब साल 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब यह व्यवस्था एक कदम और आगे बढ़ गई। नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक व्यवस्था को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा मोड़ जहां निगरानी तंत्र को इतना कमजोर कर दिया कि इससे सिर्फ उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा जो बीजेपी के करीब माने जाते थे। सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला नाम था अडानी ग्रुप का। गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की नजदीकी का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो वो गुजरात से दिल्ली अडानी के प्राइवेट जेट में आए थे। ये केवल एक यात्रा भर नहीं थी, बल्कि एक नए सत्ता गठजोड़ की शुरुआत थी। मोदी सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप के कारमाइकल्स कोयला खदान प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन का लोन मंजूर करने का ऐलान कर दिया। ये एक शुरुआत भर थी। फिर साल 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स नीतियों में भी बदलाव कर दिए, जिससे बिना किसी पूर्व अनुभव वाली कंपनियों को भी बोली लगाने की अनुमति मिल गई। और फिर इसके बाद अडानी ग्रुप्स ने एक के बाद एक 6 बड़े एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते अडानी की संपत्ति $100 बिलियन को पार कर गई। ये विस्तार महज एक संयोग नहीं था, बल्कि नतीजा था पे टू प्ले मॉडल का। पे टू प्ले मॉडल, जहां कंपनियां बीजेपी को मोटा चंदा देती और बदले में वो बीजेपी से नीतिगत लाभ हासिल करती, यानी कि पॉलिसी से रिलेटेड लाभ। पे टू प्ले मॉडल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए अपने उरूज पर पहुंचा। साल 2017 में नरेंद्र मोदी द्वारा पेश की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय राजनीति में काले धन को वैध करने की एक सबसे विवादित योजना थी। इस स्कीम ने राजनीतिक चंदे को न सिर्फ गुप्त बना दिया, बल्कि कॉर्पोरेट्स को राजनीतिक दलों को बेहिसाब धन देने की खुली छूट दे दी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि साल 2018 से